हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं सिली मिस्टेक्स का सेशन, जो कि आज का पेपर हमारा ऑल इंडिया नीट टेस्ट का पेपर है, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में कंडक्ट हुआ था। आज के पेपर काफ़ी अच्छे हैं और आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आज बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग आज सीखेंगे भी। तो आज हम लोग एक करके सिली मिस्टेक की सेशन में बढ़ते हुए नीट टेस्ट के क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले हैं। देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम आर मेड अप ऑफ। अब सबसे बड़ी समस्या जो इस क्वेश्चन में हुई, बहुत से बच्चे ये समझे कि क्वेश्चन में हाइपोडर्मिस पूछा गया किसका बना है, इसलिए उनका सवाल गलत हुआ। और बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम था कि कॉर्टिकल लेयर और कॉर्टेक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में जो उसकी कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स, ये फर्दर 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला हाइपोडर्मिस होता है, ठीक, दूसरा होता है कॉर्टिकल लेयर और तीसरा होता है एंडोडर्मिस। इसीलिए आप अक्सर लाइन याद करते हो कि द इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस। तो ये बना है आपका कोलेनकाइमा का, दैट इज कोलेनकाइमा, और ये बना है पैरेनकाइमा का, और ये भी बना है पैरेनकाइमा का, ठीक। अब देखिए डाइकॉट रूट में क्या पिक्चर बनती है। डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में पूरा का पूरा कॉर्टेक्स होता है, इसमें कोई फर्दर कोई जोन्स डिफरेंशिएट नहीं होता है, ये पूरा का पूरा पैरेनकाइमा का बना होता है, ठीक। और मोनोकॉट स्टेम की अगर हम बात करें, मोनोकॉट स्टेम, तो मोनोकॉट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो बना है स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक। अब क्वेश्चन में आपके पूछा गया कॉर्टिकल लेयर्स बिलो हाइपोडर्मिस, मतलब हाइपोडर्मिस के नीचे कॉर्टिकल लेयर जो है वो किसकी बनी है, और वहाँ से आपको दिख रहा है पैरेनकाइमा का। तो बहुत से बच्चे ठीक से यही नहीं जानते थे कि कॉर्टेक्स जो होती है फर्दर 3 जोन्स में डिफरेंशिएट होती है, और बहुत से बच्चों को कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल लेयर में डिफरेंस नहीं पता था, इसलिए बहुत लोगों ने कोलेनकाइमा और पैरेनकाइमा लगाया आंसर, इसलिए इसका आंसर 3rd है, ठीक है। तो कॉर्टिकल लेयर पैरेनकाइमा की बनी होती है और डाइकॉट स्टेम में जो कॉर्टेक्स होता है वो 3 फर्दर सब जोन्स में डिफरेंशिएट होता है, ठीक। तो इसका आंसर 3rd। अगला क्वेश्चन, सेड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन बेसेस, ठीक। नाइट्रोजन बेस के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। तो अब देखिए, कहा जा रहा है न्यूक्लिक एसिड। अब सबसे पहले जान लेते भाई न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड एक प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। अब न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के, पहला डीएनए और दूसरा आरएनए। सर आपने ये कौन सी नई बात बताई, ये तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये रहा डीएनए। अब डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो होता है एडेनिन, एडेनिन गुआनिन, ठीक। उसके बाद आता है साइटोसिन और उसके बाद आता है थाइमिन, ठीक। तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन ये आपके प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव्स, ये आपके पिरिमिडीन्स होते हैं, ठीक। ये पिरिमिडीन्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये प्यूरिन्स है, ये पिरिमिडीन्स हैं। अब आरएनए में क्या होता है वो देख लेते हैं। आरएनए में एडेनिन, ठीक, गुआनिन और साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक। ये आपका क्या है, पिरिमिडीन्स है और ये आपके प्यूरिन्स हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इन दोनों के कंपैरिजन को ध्यान से देखिए, प्यूरिन यहाँ पर भी एडेनिन गुआनिन है और एडेनिन गुआनिन यहाँ पर प्यूरिन है। इसका मतलब डीएनए और आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है उसमें ये दोनों समान हैं। अब पिरिमिडीन्स में देखिए, यहाँ थाइमिन है, यहाँ यूरेसिल है, तो हमें इतना ऑब्जर्वेशन मिला कि पिरिमिडीन्स जो होता है न्यूक्लिक एसिड में समान नहीं होता है, प्यूरिन समान होता है। तो प्यूरिन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम एंड पिरिमिडीन्स में डिफर, तो ये सेंटेंस तो हमें सही दिख गया। और पिरिमिडीन्स ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड आर सेम, तो ये यहाँ से गलत है, हमने इस ऑब्जर्वेशन से। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यूरेसिल पिरिमिडीन की टाइप है, थाइमिन पिरिमिडीन की टाइप है, साइटोसिन पिरिमिडीन की टाइप है और साइटोसिन पिरिमिडीन टाइप है। इसका मतलब आरएनए हैव यूरेसिल एंड डीएनए हैव थाइमिन। ये तो यहाँ से दिख रहा है कि डीएनए के पास थाइमिन है, आरएनए के पास यूरेसिल है, लेकिन ये पिरिमिडीन की टाइप होती है, तो यहाँ पर एमंग पिरिमिडीन्स होना चाहिए था, ठीक।
ये पिरिमिडीन की टाइप है। और क्वेश्चन में आगे लिखा कि एमंग प्यूरिन्स, मतलब प्यूरिन्स के बीच में या प्यूरिन्स में आरएनए के पास यूरेसिल होता है, डीएनए के पास थायमिन होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि ये पिरिमिडीन की टाइप है। ठीक है, तो इसका आंसर विल बी फर्स्ट। तो बहुत से बच्चों को केवल याद रहता है आरएनए के पास यूरेसिल, डीएनए के पास थायमिन, लेकिन वो ये भूल जाते रटने से पहले कि ये पिरिमिडीन की टाइप होती है, ना कि प्यूरिन्स की। भले सेंटेंस सही था, बाद में मैंने इसको चेंज किया था, तो मैं सोचा चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और रिजल्ट ये है कि 1350 बच्चों गलत हो गया, आंसर विल बी फर्स्ट। अब लिखा गो थ्रू द फॉलोइंग फीचर्स। आपको कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं एनाटॉमी के लिए, तो कहा जा रहा है कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन आउटर साइड। ये तो बिल्कुल सही है, आप सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़े होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ में आपने पढ़ा होगा कि जो कैम्बियम, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, दैट इज वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, ठीक है, जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो इनर साइड में अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है, बाहर की तरफ कम एक्टिव होता है, और अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से सेकेंडरी जाइलम का नंबर ज़्यादा बनाता है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लिखा आटम नोड। अब ये सर जी आटम नोड क्या चीज़ है, देखिए आटम नोड ये एक प्रकार का सेकेंडरी जाइलम है, पहला ऑब्जर्वेशन। ये सेकेंडरी जाइलम होते हैं और वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं। अब देखिए ये हाई डेंसिटी होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, डार्क कलर का होता है, डार्क कलर, और जो होते हैं ये लेट बनते, इन्हीं को लेट वुड कहते हैं, और इनमें जो होता है फेवर जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जाइलरी एलिमेंट्स इनमें कम होते हैं। ये इनका ऑब्जर्वेशन है। दूसरा होता है स्प्रिंग वुड, दैट इज स्प्रिंग वुड। अब स्प्रिंग वुड में क्या चीज़ है, ये लोअर डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है, लोअर डेंसिटी लाइटर कलर, ठीक है, लोअर डेंसिटी लाइटर कलर, और इनमें जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनते हैं, जाइलरी एलिमेंट ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। तो लोअर डेंसिटी लाइटर कलर, और इन्हीं को अर्ली वुड बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों की जो संख्या होती है एक साल में एक एक करके आती है, तो एक साल में एक रिंग इनकी होगी, एक रिंग इनकी, उन्हीं को बोलते हैं एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग से देख करके हम पौधे की पता कराते हैं, एज पता कराते हैं, और इसी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है कि आटम वुड इज डार्कर एंड ए हायर डेंसिटी देन स्प्रिंग वुड, ये भी सेंटेंस सही है। अब इन स्टेम द सेकेंडरी जाइलम सो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एंड अकर्स इन द फॉर्म, नहीं, ये सेकेंडरी जाइलम के टाइप नहीं होती, ये प्राइमरी जाइलम का टाइप होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी जाइलम का टाइप होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का आप पैचेस देखते हो, डायमीटर इनके छोटे बड़े होते हैं, वो प्राइमरी जाइलम की बात होती है। सेकेंडरी जाइलम में ऐसा नहीं होता कि प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, इसलिए गड़बड़ है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, चूँकि आप लोगों ने क्यों रट रखा है कि मोटा जाइलम प्रोटोजाइलम जो होते जाइलम के पार्ट होते हैं, बात को समझिए, ये प्राइमरी जाइलम के लिए कही गई सेंटेंस सही है, इसलिए गलत है। तो 1 और 2 सही है, और हमें करेक्ट निकालना था, तो मेरी समझ से पहला और दूसरा यहाँ दिख रहा, थर्ड आंसर, ठीक। तो आंसर विल बी थर्ड। अगला क्वेश्चन विच करेक्ट फॉर इंटर कैलोरी मेस्टम। आपने देखा होगा कि घास के मैदान में जब गाय भैंस या कैटल्स चरते हैं तो एक बार ग्रेजिंग करके जाते हैं तो घास थोड़ी हरी कम दिखाई देती है, क्योंकि वो ऊपर का पार्ट खा जाते हैं। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद आप देखेंगे, हफ्ते भर बाद, कि पूरी जो ग्रासलैंड होती है वो पूरा का पूरा हरा फिर दिखाई देता है, ठीक। तो इसलिए घास अपने आप फिर उगाते हैं। तो उनके जो रीजनरेशन होता है वो इसी इंटर कैलोरी मेस्टम में कार्ड होता है। आपकी बुक में लिखा है कि ग्रेजिंग हर्बीवोरस जो होते हैं जब घास को चरते हैं, तो जैसे वो जो पार्ट उनका रीजनरेट होता है, रीजनरेशन जो होता है वो इसी इंटर कैलोरी मेस्टम की वजह से होता है, क्योंकि रीजनरेशन एक ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए डिवीजन चाहिए और उसके लिए चाहिए मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसीलिए ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम है। और ये एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, पहली बात, ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है। और ये रीजनरेट पार्ट को रिमूव डेवलप करता है। तो ये अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ये सही है, ठीक है। और ये ग्रासेस ये गलत है, क्योंकि कार्निवोरस नहीं होगा, यहाँ पर हर्बीवोरस होगा। आपको पता ही है कि घास चरना और घास को खाना ये हर्बीवोरस का कैरेक्टर है। कार्निवोरस जो होते हैं वो मांसाहारी होते, वो घास क्यों खाएंगे, बात को समझिए, इसलिए सेंटेंस गलत है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये प्राइमरी मेरिस्टम होता है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस गलत है, ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक।
तो ये प्राइमरी मेरिस्टेम हो गया। तो रीजनरेशन जो होता है घास के मैदान में, आप देखते हैं बार बार 5-5, 6 दिन पर पूरी की पूरी ग्रासलैंड जो होती है हरी हरी दिखाई पड़ती है, खेत घास वगैरह, तो वो इन्हीं की वजह से होता है। तो इसका आंसर वैल्यू फर्स्ट। और कार्निवोरस जो होता है वो घास को नहीं चरता, हर्बीवोरस चरता है, और ये प्राइमरी मेरिस्टेम, इसलिए आंसर वैल्यू फर्स्ट। अब लिखा है फॉलोइंग अ कट बिटवीन एडेनिन एंड यूरेसिल। अभी मैंने बताया कि आरएनए में जो होता है वो एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, और साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक, आरएनए में। और डीएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक। अब देखिए लिखा एडेनिन और यूरेसिल के बीच, तो एडेनिन आरएनए और डीएनए दोनों में है, लेकिन क्वेश्चन में यूरेसिल भी है, तो आप केवल यूरेसिल ये अब इन दोनों के लिए है, तो ये दोनों आरएनए में हैं, तो बोथ आर प्रेजेंट इन आरएनए, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही दिख रहा है हमें। मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन एडेनिन के लिए नहीं है, एडेनिन और यूरेसिल दोनों के लिए क्या इन दोनों में समानता है और इनके लिए क्या सेंटेंस सही पड़ेगा। तो एडेनिन और यूरेसिल ये दोनों के दोनों आरएनए में सेंटेंस सही है। बोथ आर प्रेजेंट इन डीएनए, नहीं सर, केवल एडेनिन डीएनए में है, यूरेसिल नहीं, इसलिए गलत हो गया। और ये एक प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, आप केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक नाइट्रोजिनस बेसिस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पहली बात, ये नाइट्रोजनस बेस का एग्जाम्पल है, ये तो आपको पता है कि भाई ये नाइट्रोजन बेस का एग्जाम्पल है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन बेस ये है, तो एचडी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक। बहुत से बच्चों गलत इसलिए हो गया कि वो ये सोच रहे थे कि डीएनए एसिडिक होता है। ये बात सही है कि डीएनए में फास्फोरिक एसिड होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फास्फोरिक एसिड, तो उसकी वजह से डीएनए एसिडिक होता है। लेकिन क्वेश्चन जो है वो एडेनिन और यूरेसिल के रेफरेंस में है। मैं क्या बताऊं, बहुत से बच्चों ने इसका एचडी इसलिए लगाया था क्योंकि उनको लगा डीएनए के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन उसके बेस के लिए पूछा जा रहा है कि एडेनिन और यूरेसिल के बीच क्या समानता है। तो ये दोनों आरएनए में होगा, ये दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये एसिडिक हो नहीं सकता। डीएनए एसिडिक है, ये बात सही है, ए और सी, हमें ए और सी ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट कार कैम्बियम इज फाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। जिनको सेकेंडरी ग्रोथ पूरी क्लियर होगी वही इस चीज़ को बता सकते हैं। अब देखिए क्या कहानी है, जैसे ये डाइकॉट रूट है, डाइकॉट रूट में कमाल की बात है कि इसमें प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होना होता है तो पेरीसाइकिल की एक सेल, मतलब पेरीसाइकिल टिश्यू जो होता है वो बिकम मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। पूरी कहानी यहीं से निकल के आनी है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाता है और यही आगे चल के वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेस्कुलर कैम्बियम हो जाता है। शुरू में आप देखिए ये ऐसे वेवी होता है, आपकी बुक में बना है, और बाद में आप देखेंगे कि ये सर्कुलर हो जाता है प्रॉपरली, ठीक, सेकेंडरी ग्रोथ के मतलब। और आपको पता है आपकी बुक पे जहाँ पर कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, गर्थ बढ़ती है, तो आउटर लेयर जो एपिडर्मल लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है। इसलिए पौधे की नीड हो जाती है कि एक नया प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप किया जाए, तब कॉर्क कैम्बियम पिक्चर में आता है। कॉर्क कैम्बियम तभी आता है जब सेकेंडरी ग्रोथ के कारण गर्थ बढ़ती है और एपिडर्मल लेयर रप्चर हो जाती है, ठीक। तो कॉर्क कैम्बियम एक्टिव होता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, बाहर की तरफ फेलम बनाता है, अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। इसका मतलब कॉर्क कैम्बियम तभी बनेगा, कॉर्क कैम्बियम पिक्चर में तभी आया जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही थी। सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण एपिडर्मल लेयर रप्चर हो गई, तब ये कॉर्क कैम्बियम ओरिजिनेट हुआ है, ठीक। और आप देखिए डाइकॉट स्टेम के बारे में लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, और डाइकॉट रूट के बारे में लिखा नहीं है। और आप लोग केवल एनसीईआरटी के लाइन में रहते हैं, बाहर कुछ सोचते नहीं, दाएं कुछ सोचते नहीं, ऊपर कुछ सोचते नहीं। समस्या यहाँ है सर, डाइकॉट रूट में तो कहीं लिखा ही नहीं है। बात को समझिए, उन्होंने क्या लिखा है, डाइकॉट रूट पे जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ लिखा हुआ है तो वहाँ लिखा गया कि यहाँ पर नॉर्मल प्राइमरी कैम्बियम एब्सेंट होता है, और सेकेंडरी कैम्बियम जो होता है वो आपका पेरिसाइकिल की टिश्यू से बनता है, इनिशियली वेवी होता है, सर्कुलर होता है, एंड फर्दर इवेंट्स विवली सिमिलर टू डाइकॉट स्टेम।
उन्होंने अपनी लाइन में लिखा है कि आगे के जो भी इवेंट होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के वो डाइकॉट स्टेम की तरह समान होंगे। तो ये क्वेश्चन वहाँ से है कि आगे जो भी घटना घटेगी कि सेकेंडरी ग्रोथ के कारण एपिडर्मल शेयर रप्चर करेगा, फिर एक नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर का डेवलपमेंट होगा। वो नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर जो लेयर होती है वो कार्क कैम्बियम होती है। ये कार्क कैम्बियम फर्दर कार्क बनाएगी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगी। इसका मतलब इस कार्क कैम्बियम का आना इस पेरिसाइकिल की टिश्यू की एक्टिविटी के कारण हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ से है, बात को समझिए। ये पेरिसाइकिल की टिश्यू जब एक्टिव हुई तो ये मेस्टमेटिक टिश्यू बनी, इसने वैस्कुलर कैम्बियम बनाया और उससे सेकेंडरी ग्रोथ हुई। सेकेंडरी ग्रोथ से एपिडर्मल लेयर रप्चर हुई, उसको प्रोटेक्टिव नया सेल लेयर बनाने के लिए फिर ये कार्क कैम्बियम पिक्चर में आया। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में कार्क कैम्बियम इज फाउंड बाय द एक्टिविटी ऑफ पेरिसाइकिल। मतलब ये एक्टिव हुआ है तब सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही ये बाद में फिर कार्क कैम्बियम बना है। उन्होंने कहा है कि शुरू के इवेंट्स केवल डाइकॉट रूट में अलग होते हैं, फर्दर जितने भी इवेंट्स सेकेंडरी ग्रोथ के होते हैं वो सिमिलर होते हैं। आप ध्यान से जाके लाइन खोल के पढ़ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से था, समझ गए। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको जोड़ना था कि घटना कहाँ शुरू हुई है, कहाँ से अंतर आया है। पेरिसाइकिल की टिश्यू की सेल जो होती है वो मेस्टमेटिक हो जाती है और वही वैस्कुलर कैम्बियम बनाती है। वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिससे एपिडर्मल लेयर रप्चर होती है। अब पौधे की नीड थी कि एक नया प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाए तो कार्क कैम्बियम पिक्चर में आया, इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अब यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट, आपके दिमाग में केवल मोस्ट एबंडेंट रहता है और एनिमल वर्ड रहता है। ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये प्रोटीन होता है, ठीक, ये प्रोटीन होता है। और रूबिस्को इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, रूबिस्को एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक, एंजाइम है जो कि C3 और C4 प्लांट दोनों में पाया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में C3 C4 दोनों में होता है। इसके पास दो प्रकार की एक्टिविटी होती है। ये जो C लिखा है ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के लिखा है, ये जो O लिखा है ये ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी के लिखा है। बात को समझिए। तो ये C3 C4 प्लांट दोनों में होता है और ये एंजाइम है और एंजाइम प्रोटीन होता है, इसलिए मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ये पहला गलत है, अब पहला गलत यहाँ है, दूसरा सही यहाँ है, आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होता है कोलेजन, ना कि कार्बोहाइड्रेट। ये लाइन थी, ठीक है। अगला सवाल, अब लिखा ट्रैकिड वेसल्स एंड स्क्लेरोइड आर सिमिलर इन दैट। अब यहाँ पे तीन चीज़ें दी हैं सिमिलर। तो आपको पता है कि ट्रैकिड और वेसल्स आपने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं और वो आपस में एक साथ एक यूनिट की तरह काम करते हैं। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसके कंपोनेंट जो हैं वो हैं ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा पैरेन्काइमा और चौथा फाइबर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये केवल लिविंग होता है और ये दोनों डेड होते हैं। ये डेड है, ये डेड है, ये मैकेनिकल सपोर्ट है और ये दोनों डेड होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। आपको पता ही है, आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ेंगे आगे कि ट्रैकिड वेसल जो होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक, और ये डेड होते हैं। और स्क्लेरोइड जो होता है ये स्क्लेरेनकाइमा की एक टाइप है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्लेरेनकाइमा की एक टाइप है और स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक। ये नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब, और ये सिंपल टिश्यू है, पहली बात ये सिंपल। अब बच्चों को दिक्कत यहाँ आया कि सर ट्रैकिड वेसल्स तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो सकता है कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कंपोनेंट हैं, ये इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस तो गलत है, पहली बात। और कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, ये बात केवल ट्रैकिड और वेसल्स के लिए सही है, स्क्लेरोइड्स के लिए सही नहीं है क्योंकि ये केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स ये इनके लिए तो सही है, लेकिन इनके लिए सही है। और आपको इन तीनों के लिए कोई सिमिलर शब्द निकालने थे। फंक्शन व्हेन डेड, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भी डेड होते हैं, ये दोनों डेड होते हैं, तब मैच्योरिटी आने पर तो ये फंक्शन करते हैं। तो थर्ड आंसर तो हमें दिख गया सर जी। अब हैव ओपन इंड्स, ये समस्या है। आपको पता है जो जाइलम का आपका ट्रैकिड का डायग्राम बना है वो टेपर होते हैं दोनों एंड पर, ठीक है। तो जाइलम के जो ट्रैकिड्स होते हैं वो टेपर होते हैं दोनों एंड पर, तो इसलिए ओपन नहीं होता। हाँ, वेसल्स जो होता है उसमें परफोरेशन होती है, इसलिए आपका PYQ का एक क्वेश्चन है 2014 में कि जाइलम और ट्रैकिड्स किन मामलों में डिफर हैं, हैविंग बीइंग इम्परफोरेटेड। तो वेसल्स जो होता है परफोरेट होता है, उसमें सिरे जो होते हैं खुले होते हैं, लेकिन ट्रैकिड्स के सिरे नहीं खुले होते, इसलिए हैव ओपन एंड्स गलत है, इसलिए इसका आंसर विल बी थर्ड।
ठीक है। तो पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रैकिड और वेसल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के कंपोनेंट है, ये इटसेल्फ कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं है। और स्क्लेरोकाइमा तो स्क्लेरोकाइमा की टाइप है, ये नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ये सिंपल टिश्यू है। और वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट ये नहीं करता, ये दोनों करते हैं। और हैव ओपन एंड्स जो होगा वेसल्स में है, लेकिन इसमें नहीं है, ट्रैकिड्स में। फ्यूजी फॉर्म सेफ होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है कि टेपर एट बोन, जब किसी चीज़ को आप टेपर करोगे तो उसके सिरे अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक। तो आंसर विल बी थर्ड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये क्वेश्चन एक्चुअली में लिया गया केमिस्ट्री से है, वहाँ से मैंने ये कंसेप्ट निकाला है, ठीक है। वहाँ से मैं इसका कंसेप्ट निकाला हूँ, और आपकी बुक में बायोलॉजी की बुक में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन कंसेप्ट मैंने वहीं से निकाला। अब इसको समझते कैसे देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ये मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। और इस क्वेश्चन को आज समझाने के लिए मैं सुबह से बहुत मेहनत की है, मैं बता रहा हूँ। और सुबह से मैंने क्या मेहनत की है अभी आप लोग देखेंगे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे कॉइलिंग हो जाती है तो सेकेंडरी वन, जिसे आप अल्फा हेलिक्स बोलते हो। अब इसमें और फर्दर कॉइलिंग होगी, ठीक है, फर्दर कॉइलिंग, तो आप बोलोगे टर्सरी, ये सेकेंडरी। अब इसको देखते हैं सर जी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी लीनियर स्ट्रक्चर है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है पोजिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, ये कौन सा एमिनो किस पोजीशन पे है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर ऐसे 5 एमिनो बना रहा हूँ, 1 2 3 4, और मैंने ये 4 हो गए, 5 हो गए। अब मान लीजिए मैं ऐसे ही नॉर्मली ABCD का नाम दे रहा हूँ, ABC। अब C के बाद क्या आता है, C के बाद E आएगा कि नहीं, D आएगा, ठीक। और D के बाद G, नहीं, D के बाद G कैसे आता है, D के बाद G नहीं, हाँ D के बाद E आता है। यार सुबह से प्रयास कर रहा हूँ कि ABCD मुझे याद हो जाए। आज मैं सुबह से मेहनत किया हूँ आप लोगों के लिए कि भाई ABCD हमें याद हो जाए, हमें याद ही नहीं थी। तो ABCD, हाँ ठीक है, ABC नहीं, ABC, हाँ ABCD, हाँ ठीक है, ABCD होती है। अब इसको जब मैंने कॉइलिंग किया है तो ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ कहीं पर E है, और यहाँ कहीं पर D है। अब इसको भी ऐसे ले लो, ये A, ये B, ये C, और ये D, और यहाँ कहीं पर E। अब आप ध्यान से देखिए, आपकी केमिस्ट्री की बुक में लिखा है कि जैसे जैसे कॉइलिंग बढ़ती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की, आपके जो फोर्सेस होते हैं, यहाँ पर फोर्सेस जिन्हें हम बॉन्ड के नाम से जानते हैं, बॉन्ड, ठीक है। केमिस्ट्री की बुक में लिखा है यहाँ पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक। और इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी आ जाता है। तो 3 बॉन्ड्स इसमें, और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आता है। तो ये सारे बॉन्ड्स सेकेंडरी और टर्शियरी में बढ़ने लगते हैं। तो जब बॉन्ड्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ती है। उन्होंने वहाँ पर लिखा है केमिस्ट्री की बुक में कि फोर्सेस बढ़ जाने की वजह से ये इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। इसका मतलब इन तीनों में स्टेबिलिटी का डिफरेंस है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको देखने से तो ये लग रहा है सर कि मतलब इससे हमें ये जानकारी मिली कि इन तीनों में पहला डिफरेंस तो हमें स्टेबिलिटी का आ गया, ठीक, क्योंकि स्टेबिलिटी अलग है। और टाइप ऑफ बॉन्ड तो आप देख ही रहे हैं, ठीक। टाइप ऑफ बॉन्ड यहाँ पर केवल पेप्टाइड बॉन्ड है, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारे बॉन्ड बढ़ जाते हैं जो इन्हें और स्टेबलाइज करते हैं, और टाइप ऑफ बॉन्ड बढ़ जाता है। अब ध्यान से देखिए आप, टाइप ऑफ एमिनो एसिड अभी भी वही है, ABCD। इसका मतलब ये तो सही है, और एमिनो एसिड पहले भी 5 थे, अभी भी 5 हैं, और अभी भी 5 है, तो ये तो सही हो गया। और टाइप ऑफ बॉन्ड का डिफरेंस है, और इसका आपसे क्वेश्चन डिफरेंस पूछा गया है, तो C और D होगा, ठीक है। इसका आंसर चौथा है। बात को समझिए, ये कंसेप्ट जो निकाला है मैंने, इसको केमिस्ट्री की बुक से निकाला। आप अभी खोल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बायोमॉलिक्यूल में जहाँ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहाँ पर आप देखिए कि जो फोर्सेस होते हैं इन दोनों में बढ़ जाते हैं, और केवल फर्दर कॉइलिंग बढ़ी है। ये फोल्ड हुआ तो ये बना, ये फोल्ड हुआ तो ये बना, ठीक है। तो स्टेबिलिटी और टाइप ऑफ बॉन्ड बदल जाते हैं, नंबर ऑफ एमिनो एसिड और ये रहते हैं। और ये सेशन आज लेने के लिए मैंने ABCD याद की, मुझे याद ही नहीं थी। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ हर्ट अकर्स इन कॉकरोच। अब ध्यान से देखिए, आपको पता आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ इस तरीके से, ऐसे लंबे लंबे 13 ठो आपने देखा होगा। ये आपकी बुक में जो बना है, ये हार्ट के चैम्बर्स बने हुए हैं। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है। ये हार्ट के चैम्बर बने हुए हैं, जो आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये हार्ट के चैम्बर बने हुए हैं। और हार्ट जो होता है वो टोटल एक होता है। तो आपसे टोटल नंबर ऑफ हार्ट पूछा गया है, तो आंसर विल बी 4th। मैं क्या बता रहा हूँ, जो आपकी बुक में ये 13 आपके बने हुए हैं, वो आपके हार्ट के चैम्बर बने हुए हैं। तो हार्ट का चैम्बर जो है, अगर आपसे पूछा जाए टोटल हार्ट चैम्बर, तो ये 13 आएगा, और नंबर ऑफ हार्ट पूछेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारे डायरेक्टर सर जब हम लोग को पढ़ाते थे तो अक्सर वो क्लास में खड़ा करा के पूछते थे, जरा बताओ हार्ट चैम्बर कितना है टोटल, हार्ट का कितना है। तो ये उन्हीं की पढ़ाई हुई सीख से लेते हुए इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था। तो टोटल नंबर ऑफ हार्ट अकर्स इन कॉकरोच तो 1 होगा। इसीलिए मैं 13 और 1 का दोनों का ऑप्शन रखा था कि आप लोग ठीक से पढ़ते हैं कि नहीं। हो सकता है बहुत से बच्चों ठीक से पढ़ा हो कि ना पढ़ा हो, ये बात की बात है। तो आज से ये सेशन हमारा समाप्त हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। कि मेरा सेशन आप लोग कैसा लगा बिल्कुल बताइए। और आज के सवाल काफ़ी अच्छे थे, बहुत सवाल आप लोग के आसान थे, वो भी गलत हो गए, कोई बात नहीं, इसको आप नोट करिए। बड़ी बात ये है कि गलत होने से आपने सीखा कितना और कितना नहीं सीखा है, ठीक है। तो बाकी आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन, मुझे लगता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर विमल सर आपका अपने बेहतरीन न्यू लाइट न्यूज़ चैनल पे स्वागत करता हूं। 16 अक्टूबर 2022 को जो आपका ऑल इंडिया नीट टेस्ट 6 हुआ था, उसमें केमिस्ट्री का कुछ मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन का सेशन लेके आपके सामने आया हूं। हम यहां पे सारे कंसेप्ट को रियलाइज़ करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आपसे गलतियाँ कहाँ पे हुई। क्वेश्चन नंबर 56, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। क्लोराडाइजीपॉक्साइड एंड मेप्रोबेमेट आर एंटी डिप्रेसेंट बोला है, जबकि ये माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर की तरह बिहेव होते हैं। यहाँ पे ये जो होते हैं आपके, ये माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया ये गलत हो गया। यहाँ पे इन दोनों टर्म के लिए डिप्रेसेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 में क्या बोला कि इक्वानिल इज यूज्ड एज अ माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर, नहीं, ये प्योर ट्रांसक्यूलाइजर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे इसका माइल्ड बोलना गलत था। तो ज़्यादातर हम इक्वानिल का जो यूज करते हैं, ये हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं और डिप्रेशन के कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों के जो टर्म्स यूज हुए हैं माइल्ड ट्रांसक्यूलाइजर होते हैं, जबकि यहाँ पे बोला है क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और यहाँ पे ये माइल्ड नहीं होता है, ट्रांसक्यूलाइजर पूरी तरीके से होता है। तो यहाँ पे दोनों हमारे स्टेटमेंट गलत हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट, पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज अ पॉपुलर केटाइनिक डिटर्जेंट। ये बिल्कुल पॉपुलर केटाइनिक डिटर्जेंट की तरफ होता है, उसी के अंतर्गत आता है। और अगर मैं इसका बात करूं कि कहाँ पे इसका यूज़ बेसिकली किया जाता है, तो जर्मिडिशियल प्रॉपर्टी शो करने की वजह से ये एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से हम इसका यूज शैम्पू वगैरह में करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर दिया है हेयर कंडीशनर, तो इसमें इसका यूज़ करते हैं। तो बाकी सोप टूथपेस्ट इसमें इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करने की वजह से जर्मिडिशियल प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी वजह से हम इसका यूज शैम्पू वगैरह में करते हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा हेयर कंडीशनर, पहला। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिए हैं। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बिल्कुल, जो हमारे हार्ड वाटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं जी। वाटर में जो हार्डनेस आती है वो 2 टाइप्स की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट। तो जो टेम्परेरी होता है ना, ये इनकी प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी वजह से होता है। तो कभी भी अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी इफेक्ट या परमानेंट इफेक्ट यदि मैं बात करूँ, तो टेम्परेरी इफेक्ट ज़्यादा जीवन में बदलाव नहीं लाता, कुछ क्षणिक जीवन में बदलाव लाता है। अगर मैं जैविक जीवन में बात करूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी और की वजह से मोटिवेट होकर अगर आप पढ़ाई करते हो, तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव लेके नहीं आता। लेकिन जो परमानेंट इफेक्ट होता है आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लेके आता है। इसका मतलब अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, तो आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव होगा। तो अगर मैं बात करूँ टेम्परेरी के लिए जो हम इसका हार्डनेस अगर रिमूव करने की बात करें, तो इसका हार्डनेस बहुत मेथड के जरिए इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इसका टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको बॉयल कर देंगे वाटर को। तो होता क्या है कि सॉल्युबल बाइकार्बोनेट जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं
इनसॉल्युबल कार्बोनेट में, और बाद में उनका फिल्ट्रेशन के जरिए हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जबकि टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सही दिया है क्योंकि इन्हीं के प्रेजेंस में होता है। जबकि स्टेटमेंट सेकेंड वाला जो कह रहा है आपसे कि क्या टेम्परेरी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय कॉल्गन मेथड्स, नहीं, यहाँ पे जो कॉल्गन मेथड यूज करते हैं ये हम लोग हार्डनेस ऑफ यानी कि परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं, टेम्परेरी के लिए यूज़ नहीं करते। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो बोला है इनके प्रेजेंस में टेम्परेरी हार्डनेस होता है, इन्हीं के प्रेजेंस में, ये सही है। इसका रिमूव हम लोग करते हैं वाटर को बॉयल करके, उसमें सॉल्यूबल जो बाइकार्बोनेट होते हैं जैसे ही हम बॉयल करेंगे उनको गर्म करेंगे तो होता क्या है कि सॉल्यूबल बाइकार्बोनेट वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कार्बोनेट में, फिर उनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए हम उनको रिमूव कर लेते हैं। जबकि हम इसका जो मेथड यूज़ करते हैं कॉल्गन मेथड, ये हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत, क्योंकि यहाँ पे बॉयल के जरिए होता है, ठीक, वाटर को बॉयल करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला हमारा सही है, स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट, तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 की यदि मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, क्या कि द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस, और उसको नोड्स बोलते हैं। बिल्कुल सही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, लगभग वो ना के बराबर होते हैं, वो होते हैं नोडल, ठीक है, वो नोडल्स होते हैं। यानी नोडल जो भी हमारे होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम रहेगी, वहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो होती है। यानी कि मैं अगर बात करूँ मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे जीरो होती है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, वहाँ पे जीरो हो जाती है। और उसी को जहाँ पे ये जीरो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं नोड्स, ये हमारे नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, और केमिकल रिएक्शन किसके वजह से होता है, तो एक्चुअली होता है वो इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन की शामिल की वजह से वो रिएक्शंस वहाँ पे होती हैं। तो अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जहाँ पाया जाएगा हमको रिएक्शन तो वहीं से मतलब होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं भाई, लेकिन अगर जहाँ पे नोड आ जाए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होते हैं, तो वहाँ हम कभी भी उसका रिएक्शन में उसका उस स्पेस या उस रीजन का यूज नहीं करते, हमेशा ऑर्बिटल की बातें करते हैं। हमेशा जब भी रिएक्शंस की बातें होगी तो हमेशा हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना लगभग 90 या 90% से ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग का वह रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना लगभग 90% से ज़्यादा हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। जबकि ऐसे केस में क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ना पाए, जहाँ पे इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो, तो वही नोड्स कहलाते हैं। तो अगर मैं नोड्स की बातें करूँ तो नोड्स जो हमारे होते हैं वो 2 होते हैं, 2। एक हमारा होता है रेडियल नोड, एक होता है हमारा एंगुलर। तो रेडियल जो हमारा होता है उसका अगर मैं बताऊं तो होता है n-l-1, जबकि हमारा जो एंगुलर होता है वो l होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या रहा, पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया क्योंकि सही है, वहाँ पे जीरो होती है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा जा रहा है, तो ये तो रेडियल नोड दे दिया आपको n-l-1, ये रेडियल है, और आपसे बता रहा है कि टोटल नोड्स, तो टोटल का मतलब क्या, उसको ऐड कर लें। तो टोटल जो हमारे नोड्स होंगे वो रेडियल प्लस एंगुलर होने वाले होंगे, तो n-l-1 और प्लस l कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n-1, यानी हमारे टोटल जो नोड्स होंगे वो n-1 होंगे। जबकि यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है कि टोटल नोड्स जो होंगे n-l-1, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा पहला वाला राइट, सेकेंड वाला गलत, ठीक। इसका मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट, स्टेटमेंट सेकेंड, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आपको दिया है कि इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं रिलेशंस फार्मूला, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर बोहर फार्मूला हाइड्रोजन एटम,
तो एक्चुअल में बोहर थ्योरी का यूज़ करके बाल्मर फार्मूला का हम लोग डिराइव करते हैं, तो वहीं पे सारे फार्मूला जनरेट होते हैं। ये होता है एनर्जी का रिलेशंस, जो कि सही है। फिर E बराबर एच न्यू से हमारा फ्रिक्वेंसी आ जाता है, ये भी सही है। और उसके बाद ये वेव नंबर, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1/λ। ये 1/λ मतलब वेव नंबर, इसको भी यहीं से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं रिलेशंस फार्मूला बोहर थ्योरी का यूज़ करके, ये सारे के सारे गलत है, जबकि हमारा ये जो रेडियस दिया है ये गलत दिया है। एक्चुअल में एंगस्ट्रॉन वगैरह में देता तो सही हो जाता, क्योंकि 0 पॉइंट से शुरू होता है। तो हमारा एक यानी A B C राइट आंसर हो जाएंगे और बाकी सब गलत। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 83 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, इसका मतलब बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके जरिए से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो पहला वाला ऑप्शन आपको दिया है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। यानी कि किसी भी ऑर्बिटल का जो साइज होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जा रही है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको डिस्कशन करता है। वहाँ पे हमको पता चलता है कि ऑर्बिटल का साइज क्या है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर में हमको पता चलता है। ठीक है, कि उसमें ओरिएंटेशन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बातें की जा रही है, तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमको पता चलता है कि वहाँ से पता चलता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, इसका मतलब कि स्पेस में ऑर्बिटल कैसे रहेगा, उसका स्पेस में ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का। तो ये जो हमारा बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है कि कैसा उसका ओरिएंटेशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताते हैं सभी के सभी। तो अगर हम इनको पढ़ लेते हैं, इनके बारे में सारा जानकारी मिल जाता है, तो हम सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमारे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पे है ये भी बताता है उसका, और ऑर्बिटल का साइज बताता है। इन सब बाकी ये तीनों के तीनों गलत हो गए, जबकि हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिटल के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ये आपको कुछ क्वांटम नंबर दिए गए हैं, पहला और दूसरा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने पॉसिबल इलेक्ट्रॉन एटम में हो सकते हैं। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट सीखते हैं। क्या कंसेप्ट क्या है, माइंड में सेट करिए कि भाई अगर मैं बात करूं एन एक प्रकार का सेल होता है, सेल। ठीक, तो नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सब सेल भी हमारे एन के बराबर ही होते हैं। जितना हमारा सेल होता है उतना हमारा सब सेल, हमारा नंबर भी होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल का, तो जो हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं वो होते हैं एन स्क्वायर हमारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ऑर्बिटल का 2 टाइम्स कर दो आप, 2n² हमारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर मैं बात करूं तो इस कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन हमारे इस तरीके से सारे सॉल्व हो जाएंगे। कैसे कि n हमारा जो होता है वो सेल्स होता है, नंबर ऑफ सब सेल क्या होता है वो भी n के इक्वल ही होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि अगर n की वैल्यू 3 ले लिया तो ये सेल हो गया, और नंबर ऑफ सब सेल क्या हो जाएंगे 3s 3p और 3d। ये भी हमारे सब सेल कितने हुए 3, सब सेल भी हमारे 3 हो गए, 3 इस तरीके से। और मैं अगर बात करूँ तो इसमें s ऑर्बिटल में 1, p में 3 और d में 5 होते हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे हो गए 9। और इन ऑर्बिटल में और प्रत्येक ऑर्बिटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होता है
वो एक ऑर्बिटल में 2 ही हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। इस कंसेप्ट का हमने यूज किया कि सेल n इज इक्वल टू 3 दिया तो नंबर ऑफ सब सेल भी 3 होंगे s p d, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? तो एक s 3 p और 5 d का मिला के टोटल 9 हो गए। अब 9 में रहने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18, मतलब 2 टाइम्स कर देंगे। तो इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके हम इनमें देखते हैं कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है आपको n इज, पहले वाले ऑप्शन में दिया है, पहले वाले n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 पुट करें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? ऑर्बिटल n स्क्वायर होते हैं तो यानी 16 हो गए, 16। अब 16 हमारे ऑर्बिटल हो गए, और 16 ऑर्बिटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, प्रत्येक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, जिसका स्पिन जो होता है ms या तो -1/2 होगा या तो +1/2। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जिसमें रहने वाले प्रत्येक एटम में मान लीजिए ये कोई ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाएंगे, और हमारे पास टोटल 16 ऑर्बिटल हैं। तो 16 ऑर्बिटल कंटेन करेगा 32 इलेक्ट्रॉन, जिनमें कि प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन होंगे या तो उनका स्पिन इस तरीके से होगा या तो इस तरीके से होगा। तो दिया क्या है? -1। इसका मतलब इसमें -1 वाले जितने भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स वो कितने टोटल हो जाएंगे? 16। टोटल हो रहे थे 32, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे 32, और 32 में ये 32 टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का हमारा स्पिन होगा ms की वैल्यू या तो -1/2 होगा या तो +1/2, और दिया क्या है? -1/2। इसका मतलब उसमें भी जो हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन 32 में जिनका ms की वैल्यू -1/2 होगी वो हो जाएगा 16। तो 16 हमारे इसमें इसके अकॉर्डिंग देखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। और दूसरा का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरे कंसेप्ट का यूज़ करें अगर इसका यूज़ करें तो n इज इक्वल टू 3, l की वैल्यू 0 दिया है। जैसे अगर मैं s p और d की बात करूं, जिसका l की वैल्यू, s के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 होता है। ठीक है, और जहाँ पे n की वैल्यू 3 दे दिए, ये सेल बता रहा है, और जो हमारे n होते हैं ns, यही हमारे सेल कहलाते हैं। सेल, ये सेल कहलाते हैं। इसका मतलब l की वैल्यू किसके लिए 0 होता है? s के लिए 0 होता है। l की वैल्यू हमारे s के लिए 0 होता है, यानी s सब सेल की बात की जा रही है। यहाँ पे s सब सेल की बात की जा रही है, और वहाँ पे सेल कितना बताया जा रहा है? 3। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे 3s, यानी कि ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया, और ये s ऑर्बिटल में रहने वाला टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना शानदार क्वेश्चन दिया है कि n की वैल्यू 3, n की वैल्यू यहाँ पे 3 दे दिया है, n की वैल्यू 3, और बोला जा रहा है कि l की वैल्यू 0। तो किसके लिए 0 होता है? l की वैल्यू s के लिए, यानी हमारा s होगा, और n की वैल्यू क्या दे दिया है? 3, यानी हमारा टोटली s ऑर्बिटल बन गया। और s ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2। तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। इसका मतलब पहले वाले, जो पहला वाला दिया उसमें 16 और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन हमारे मिले। टोटल कितने हो गए? 16 और 2, यानी कि चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन कंसेप्ट का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जब कभी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए जो कि क्वांटम नंबर्स का रिलेशन दिया हो, आपको सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में दिया हो, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल कुछ भी पूछे, तो हम लोग कंसेप्ट यूज करते हैं n इज इक्वल टू सेल। जितना सेल होगा उतना सब सेल होगा। अभी एग्जाम्पल के तहत हमने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल n का स्क्वायर हो जाएगा, और प्रत्येक ऑर्बिटल में रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। प्रत्येक ऑर्बिटल जो होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, और उन 2 इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा ms की वैल्यू या तो -1/2 होगा या तो +1/2। अब यहाँ पे दिया था -1/2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे 32। हम इसके अकॉर्डिंग देखिए 32 हो रहे थे, और 32 में उन इलेक्ट्रॉनों का ms कितना होगा? -1/2, यानी वो 16 होंगे, और बाकी जो 16 बचे होंगे उसका +1/2 होगा। तो यहाँ से हमारा 16 इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आया वो इस तरीके से है कि s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे l के लिए वैल्यू 0 कहा है, तो s के लिए होता है,
और H के लिए वैल्यू 0 और N की वैल्यू 3 यानी सेल बता दिया। तो यहाँ से हमारा 3s बना और 3s यानी s ऑर्बिटल एक ही होता है और मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमारा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट। तो सेकेंडरी जो हमारा रेडियाई होता है बोहर मॉडल का, उसमें जो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जो रेडियस का रिलेशन होता है वो होता है Rn इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये होता है। तो इसके तहत हम देख लेते हैं भाई, पूछा क्या है, दिया किसका है R सेकेंड, यानी कि हमारा अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू ये मान ले R और आपका ये हो जाएगा सेकेंड, तो ये 4/9। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 9R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 9 कैपिटल R/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.25 की इर्द गिर्द आएगा। तो ये हमारा रिलेशन था। इस रिलेशन से हमने निकाला कि भाई थर्ड के लिए जो होगा हमारा, यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो आप इसको थर्ड भी लिख सकते हैं। थर्ड के लिए पूछा जा रहा है और थर्ड के लिए पूछा जा रहा है यानी n की वैल्यू 9, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 के लिए और 2 के लिए, और जैसे R2 कितना दिया हुआ है आपका, दिया है कैपिटल R, और R3 हम लोग निकालेंगे कितना हो जाएगा R2। इसका मतलब यहाँ पे R2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा n स्क्वायर 4। ये R2 आपको दिया है, R इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी R2 की जगह हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे। तो अगर मैं R2/R3 लिखूँ तो R2 का क्या आ जाएगा 4 और 3 का क्या आ जाएगा 9, और R2 कितना दिया हुआ है, R2 आपका दिया हुआ है कैपिटल R। तो यहाँ पे हम कैपिटल R पुट कर देंगे, इसके जगह पे कैपिटल R। इनका रिलेशन यूज़ करके हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस होता है। इसके तहत अगर हम आंसर देखें तो चौथा वाला हो जाएगा हमारा, ये तीसरा वाला सॉरी। ठीक, तो इसमें क्या था, इसका रिलेशन यूज़ किया, R2 दिया था आपको तो R2 रखेंगे यानी n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे n की वैल्यू यानी ये R2 4 हो जाएगा, और दोनों के R3 के पूछा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये रिलेशन हमारा बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, मेटल हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर गिब्स। मेटल हाइड्राइड की बातें कही जा रही हैं यहाँ पे। तो मेटल हाइड्राइड का कुछ हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये है हमारे मेटल हाइड्राइड, ठीक। और यहाँ पे जो जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं, या S, D एंड F ज़्यादातर होते हैं जो इसमें मेटल में यूज़ किए जाते हैं। ये S पीरियोडिक टेबल में S, D, F यहाँ पे मेटल यूज़ किए जाते हैं। और मेटल जो बॉन्ड बनाया रहता है, जिस बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया रहता है, वो बेसिकली क्या हो सकते हैं, या तो कोवेलेंट होंगे या फिर आयनिक, इस तरीके से बॉन्ड बनाए रहते हैं। यहाँ पे जो हमारा मेटल हाइड्राइड में जो हाइड्राइड होता है, ये हमारा लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है। लिविंग ग्रुप किसको बोलते हैं, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाए, और कोई तभी अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा जब वो जाने पर स्टेबिलिटी उसको मिले। जैसे ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा तो बॉन्ड को जल्दी तोड़ के जाने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मेटल हाइड्राइड है, और जनरली मेटल जो हमारे होते हैं या S, D और F हो सकते हैं यहाँ पे। और मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बेसिकली बनता है, या तो कोवेलेंट होगा या तो आयनिक। और यहाँ पे हाइड्रोजन एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन, जिसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, तो इसको हम इसीलिए लिविंग ग्रुप की तरह बोलते हैं। ठीक है, अब ये लिविंग ग्रुप हो गया। और जो अपना H आयन डोनेट करता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यानी मेटल हाइड्राइड जितने भी होते हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारे वो होते हैं। ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट भी है।
तो इतना सारा हम प्रॉपर्टी मेटल हाइड्राइड के बारे में पढ़े। पहला क्या कि मेटल जो उसमें मेटल हाइड्राइड में मेटल यूज होने वाला जो होता है वो पीरियोडिक टेबल का SDF ब्लॉक में से हो सकता है, पहला बात। और मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना रहता है या तो वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा या तो आयनिक बन सकता है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, क्योंकि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले के चला जाता है, और जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जितना बढ़िया होगा, बढ़िया का सेंस मतलब ये है कि जितना अच्छे से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाए और स्टेबल है तो उतना ही शानदार तरीके से निकलता है अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। यहाँ अब हम लोग वहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी देखते हैं लिविंग ग्रुप का काम। जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप जो हमारे बढ़िया होते हैं उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा होता है, वहाँ पर भी देखते हैं। तो अब ये जो भी मेटल हाइड्राइड यानी हाइड्राइड आयन जो देते हैं हाइड्रोजन, जो डोनर होते हैं, यानी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो हाइड्राइड आयन देता है, डोनेट करता है मेटल हाइड्राइड, तो वहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और अब इसके बाद जैसे हम इस मेटल हाइड्राइड पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है कि दो चीज़ें बनती हैं। जैसे हम मेटल हाइड्राइड पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और हाइड्रोजन हमारा लिबरेट होता है। हमेशा वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं और उसमें जो निकलता है वो होता है हाइड्रोजन, वो लिबरेट होता है। तो क्या कंसेप्ट मिला यहाँ से कि जब हम मेटल हाइड्राइड पे हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब मेटल हाइड्राइड का, तो इसमें जो मिलने वाला हमको होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है और प्लस हाइड्रोजन हमको लिबरेट मिलता है, यानी हाइड्रोजन मिलता है, ये मिलता है जब हम मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तब, ठीक। तो कुछ एग्जांपल देखें। जैसे मैं कैल्शियम हाइड्राइड की बात करूं और इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं वाटर के प्रेजेंस में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें 2H2 यानी कि हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है। तो इसका एग्जांपल है कि जब हम मेटल हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तब जाके हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही बनता है उसके साथ साथ हमारा हाइड्रोजन भी लिबरेट होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी कि मेटल हाइड्रोजन के बीच में या तो कोवेलेंट बॉन्ड या तो आयनिक। यहाँ पे हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा हाइड्रोजन उतना ही आसानी से निकलेगा, तो हमारा हाइड्रोलिसिस भी तगड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि ये हाइड्राइड आयन डोनेट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे H2O2 विथ वाटर क्या गिव्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस देगा और हाइड्रोजन देता है। माइंड में ये सेट होना चाहिए कि जब मेटल हाइड्राइड का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं उस केस में स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है और हाइड्रोजन हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोला क्या है कि H2O2 वाटर एसिड, नहीं, तीनों गलत हो गए हमारे, क्योंकि हमको पता है ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा या तो हाइड्रोजन बनेगा, ठीक। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो होंगे हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, यानी चौथा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही शानदार हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। इस बार के नीट 2022 में भी आया था क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो हम देखते हैं क्या। जैसे मैं अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ BH3, तो BH3 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए है। क्या माइंड में सेट करी सभी, क्या कि फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए बातें कही जा रही हैं, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए बात, ये कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ ये कही जा रही है। क्या कही जा रही है भाई? देखो कि अगर एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, बॉन्ड बनाने की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं।
यानी कि क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, यानी वो इलेक्ट्रॉन उनके पास कमी हो गया, वो अनस्टेबल होंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। यानी अब वो वहाँ अटैक करना चाहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पे अटैक करना चाहेंगे। तो ये जैसे ही ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है कि सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ जो भी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के थ्रू वो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। यानी अब ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके पास 8 से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 6 ही हो गए, तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो हमारा ये है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये प्रिसाइज पूछा जा रहा है, जबकि हमारा ये क्या करेगा भाई, ये करने वाले हैं हमारे जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड हो गए हमारे ये। अब पूछा हमसे जा रहा है कि प्रिसाइज, अभी देखते हैं आगे। तो बहुत ही कंसेप्ट शानदार था कि सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट जो हमारा हो उसके पास 8 से इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, अब वो वहाँ अटैक करना चाहेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको ज़्यादा मिले, और उनमें जितना ज़्यादा तगड़ा बॉन्ड होगा वो उतना ही शानदार तरीके से बनना चाहेंगे। तो ये हमारा ये था, यहाँ पे BH3 जो हमारा है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड की तरह बिहेव करेगा। पूछा जा रहा है आपसे प्रिसाइज, तो पहले वाला ऑप्शन देख लिया हमने। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अब प्रिसाइज का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या, कि जब कोई एटम बॉन्ड बनाए, भाई प्रत्येक एटम अपना बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, क्योंकि नोबल गैसेस जितने भी होते हैं वो मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो सारे नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं अपने पीरियड वाले। ठीक है, तो होता क्या है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, एटम से कहो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करो, और ऑक्टेट कंप्लीट करने जो आप करने जा रहे हो आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन है क्या पूरे ऑक्टेट कंप्लीट यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में शामिल हो गए। जितना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद है एटम के पास, उसका सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कोवैलेंट बॉन्ड बनाए और पूरी तरीके से नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएं और उसका ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। मतलब उसके पास ना तो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है ना तो इलेक्ट्रॉन कम। ध्यान सुनना कि अगर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जितना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पूरी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके, ना तो उसके अब कोई ना तो कम है ना कोई ज़्यादा, पूरी जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन था वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज हो गए कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका। लेकिन अगर ये उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मौजूद हैं अगर कम होंगे, ऑक्टेट बॉन्ड बनाने से कम होंगे उसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम की तरह बिहेव करेगा। और अगर उसके पास इतना ज़्यादा जो ऑक्टेट कंप्लीट होने में जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो था ऑक्टेट कंप्लीट करने में कम पड़ गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे इसका बात करते हैं, तो इसका अगर मैं बात करूँ CH4 भाई CH4 का जो कार्बन का यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों के चारों बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन से। इट मीन्स मैं ये बता लूँ कि ये कार्बन ये हो गए और हाइड्रोजन से चारों इसका बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों थे वो कोवैलेंट चारों इलेक्ट्रॉन जो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो चुके। अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, तो अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन न तो बचा ही नहीं है, पूरी की पूरी एग्जैक्ट जितना था कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। ठीक है, तो ऐसे एटम जो पूरी की तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट फॉलो कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों था वो एग्जैक्ट बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड, और वहाँ पे ऑक्टेट भी उनका कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हमारे प्रिसाइज हो गए। थर्ड वाला, इसका मतलब ऑप्शन के अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो हमारा सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इनका बात करते हैं थर्ड वाले का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आते रहेंगे। ठीक है, अब यही सबका हम कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या? अब यहाँ पे नाइट्रोजन की यदि मैं बात करूँ, नाइट्रोजन का यदि मैं बात करूँ, ठीक है, नाइट्रोजन का यदि मैं बात करूँ तो NH3, यहाँ पे N का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 5, और 5 में बॉन्ड कितना बना जो कि ऑक्टेट कंप्लीट करवाने में यूज हो रहे हैं। तो बॉन्ड तो 3 ही बनाया, बॉन्ड यानी इसमें से बॉन्ड 3 बनाया, और बॉन्ड 3 बनाया, इसका मतलब इसके पास रिच स्पीसीज भी बच गए। ठीक है, इसका मतलब वो बॉन्ड बना रहा है 3, इसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गया। इनका भी यदि मैं बात करूँ तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करेंगे एक तरीके से। तो ये हमारे के दोनों जो होंगे रिच स्पीसीज कहलाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट का अगर ऑक्टेट कंप्लीट यानी 8 से इलेक्ट्रॉन कम पाए जाएंगे तो वो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। और किसी एटम के पास उसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और पूरा बॉन्ड कोवैलेंट बना ले, और बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाए और कोई बचे ना उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा। और अगर बॉन्ड बनाने के बाद उसके पास ऑक्टेट भी उसका कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ बच जा रहे हैं उसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बच जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। तो हमसे पूछा जा रहा था प्रिसाइज हाइड्राइड कौन सा है, तो हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना थे वो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, और कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो देखा तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट था, तो ये प्रिसाइज हो गया। जबकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, ये दोनों के दोनों हमारे जो हो गए इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होंगे। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, क्योंकि ये इनके पास ऑक्टेट हो जाने के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच भी जा रहे हैं बॉन्ड बनाने, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी और पेन पे ज़रूर नोट करिए। यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जाए आप उनको ज़रूर आत्मसात करिए, डिटेल में अध्ययन करिए, उनका नोट्स बना के हमेशा रिवाइज करिए। और पेपर देने का मतलब होता है, और पेपर देना कितना शानदार काम है, मतलब एक पेपर देने की वजह से हम सारे कंसेप्ट को, पेपर में होने वाले सारे कंसेप्ट एक बार रिवीजन हो जाता है, प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। जो कि अगर मैं ऐसे ही बात करूं प्रत्येक दिन की, तो प्रत्येक दिन में हम अगर बात करें पार्टिकुलर एक चैप्टर भी पूरी इफिशिएंसी के साथ खत्म नहीं हो पाएगी, लेकिन पेपर देने की वजह से हम सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पेपर देना कितना शानदार काम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो ख़त्म। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है, ओके। नमस्ते बच्चों, मैं राजदीप श्रीवास्तव, पहचान तो गए होगे तुम लोग। एक बार फिर से तुम लोगों ने जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत कर दिए हैं उनके बहुत ही बढ़िया सल्यूशन, जिससे आगे वो कन्फ्यूजन न रहे, लेकर के आया हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, 1237 बच्चों ने गलत कर दिया है इसे। 2 guns A and B can fire bullets at speed 1 kilometer and 2 kilometer per second respectively from a point and a horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the fire. तो पहले हम लोग एक मैक्सिमम रेंज देखते हैं कि कैसे ये किया जा सकता है। सपोज ये कोई गन है एंड इस प्रोजेक्शन स्पीड इज u, और इसको थीटा एंगल पर अगर हम फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पर जा रहा है, देन इट गोज ऑन ए पैराबोलिक पाथ एंड रेंज इज u स्क्वायर sin 2 theta by g.
तो if theta is equal to 0, range is 0, and if we vary theta, the range will increase. At 45 डिग्री ये मैक्सिमम होगी, तो थीटा इज इक्वल टू 45, आर मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां से मैक्सिमम यू स्क्वायर बाई जी तक की रेंज है, और ये तब मिलेगी जब आप इसको 45 डिग्री पर फेंकोगे। थीटा का तो वेरिएशन कर सकते हैं हम, चाहे जिस हॉरिजॉन्टल फेंकें, 0 एंगल, 90 डिग्री, 45। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में यू स्क्वायर अपॉन जी डिस्टेंस तक किसी भी पॉइंट को गन से शूट किया जा सकता है। नाउ गन कैन रोटेट इन एवरी डायरेक्शन। तो पूरी एरिया की रेंज क्या हुई, तो इसको देखिए हम बना रहे हैं। सपोज ये लाइक दिस, इसको ऐसे देखिए, और सपोज यहां पे गन माउंटेड है, तो किसी भी डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्टेंस यू स्क्वायर अपॉन जी होगी। तो बेसिकली ये मैंने तो एलिप्स बनाया है, अगर इसको सर्किल में बनाए तो किसी, ये टॉप व्यू है गन का, तो यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन जी तक की इस पूरे, एक तो थीटा बदल करके कम ज़्यादा, और दूसरा इसकी ओरिएंटेशन बदल के इन एवरी डायरेक्शन, तो ये एरिया ऑफ डेंजर कहलाता है। दैट इज पाई और यू स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर, तो दैट इज पाई यू की पावर 4 अपॉन स्क्वायर ऑफ जी। तो अगर कोई गन यू स्पीड से बुलेट्स को फेंकती है और थीटा वेरी कर सकता है, तो वो पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर एरिया तक उसकी मार की रेंज है। बस जब इतना हमें समझ में आ गया तो क्लियर है। देयर आर 2 गन्स, एक की स्पीड 1 है और दूसरे की 2 है, तो ये एरिया इज प्रोपोर्शनल टू यू की पावर 4। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 4, तो दैट इज 1/16। तो 4th वन इज द आंसर होगा। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल था, थोड़ा लॉजिक बेस्ड था, इसलिए गलत हो गया। हालांकि मैक्सिमम रेंज निकालना सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो उम्मीद है ये गलत नहीं करोगे तुम लोग, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, और ज़रूरी है कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हाउ बीटा एमिट्स, हाउ अल्फा एमिट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। तो बीटा रेज आर सेम एज कैथोड रेज, हाँ कह सकते हैं सेम है। कैथोड रेज में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बीटा रेज में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हालांकि बोथ ऑफ देम आर नॉट एक्चुअली रेज, these are beam of electrons। तो कैथोड रेज एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों सही है। और सेकंड तो देखो, गामा रेज आर हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। गामा पार्टिकल, गामा रेज मतलब गामा फोटॉन्स, तो वो चार्जलेस होते हैं लेकिन मासलेस भी होते हैं, एंड दे आर नॉट न्यूट्रॉन्स। वो न्यूट्रॉन नहीं है, वो फोटॉन्स हैं। तो ये गलत हो गया। वैसे तो हम बता दें कि ये सही है, तो फिर यही करेक्ट पूछ रहा है तो यही सही होगा, लेकिन बाकी भी देख लीजिए क्यों गड़बड़ है। अल्फा पार्टिकल आर सिंगली आयनाइज हीलियम एटम्स। तो ये खुद ही कंट्राडिक्टरी है।
हीलियम एटम नहीं है, हीलियम के न्यूक्लियस को आप दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, He, यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों निकाल दीजिए। हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल होता है, तो ये भी गलत हो गया। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली, वैसे तो ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, लेकिन अगर आप मास देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन्स। तो यहां पर मैं सोर्स भी बता देता हूं। अगर हम इसको केजी में तो लिखते हैं तो बोथ ऑफ देम आर इक्वली 1.6 इंटू 10⁻27 केजी कहते हैं। अप्रॉक्सीमेट सेम होता है, लेकिन अगर इसको हम और हायर एक्यूरेसी से देखें तो न्यूट्रॉन हैवी हो जाता है। और एनसीईआरटी की बुक में भी जो ये न्यूक्लियस वाला चैप्टर है, तो क्वेश्चंस के पहले उन्होंने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स सबके मास दिए हैं। तो प्रोटॉन मास इज 0.0027 करके समथिंग है, और न्यूट्रॉन का 8 करके समथिंग है। तो न्यूट्रॉन्स आर हैवी, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, मोर और लेस दे आर सेम। हम उनको सेम मान के कंसीडर भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। न्यूट्रॉन इज लिटिल बिट हैवियर देन प्रोटॉन्स। तो एक ही सही है, यही आंसर होगा, यही, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाप रे, ये 1386 बच्चों ने गलत किया। तो भाई थ्योरी व्योरी पढ़ो कायदे से, हैं, बहुत सिंपल था ये। इन न्यूक्लियर, हाँ ये कई बच्चों ने पूछा भी था। इसमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ए और बी ये फ्यूज होके सी बना देते हैं, और हमें इसकी एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये निकालनी है। तो रिलीज एनर्जी मीन्स क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू के 2 फार्मूले होते हैं, एक मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी माइनस मास ऑफ सी इंटू सी स्क्वायर, ये क्यू वैल्यू होती है। ये मासेस केजी में होने चाहिए, अदरवाइज अगर यूनिफाइड मास में है तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मास डिफेक्ट नहीं है, ये एक्चुअल मासेस ऑफ द न्यूक्लियस है। जबकि ये मास डिफेक्ट दिया है कि जब ए का न्यूक्लियस बना तो उसमें मास डिफेक्ट कितना हुआ। तो यूज एक और फॉर्मूला है क्यू वैल्यू निकालने का, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। और इसमें कोई सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, बिकॉज इट इज एनर्जी। और दोनों में डिफरेंस याद रखने का इम्पोर्टेंट क्या है, हालांकि बहुत सिंपल चीज़ है, बट कई बच्चे कंफ्यूज थे तो मैं बता रहा हूँ। मासेस लिखते समय एक न्यूक्लियस का मास लिखना है, और रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस करना है। जबकि बाइंडिंग एनर्जी में मामला उल्टा है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी हम जानते हैं ये मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज रखने जा रहे हैं। एनर्जी रिलीज इज डेल्टा ई, और इसकी जगह हो जाएगा डेल्टा एम सी माइनस डेल्टा एम ए माइनस डेल्टा एम बी। और अब ये मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा डेल्टा ई अपॉन सी स्क्वायर, और इक्वल टू
डेल्टा MC प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा MA माइनस डेल्टा MB, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ। तो कौन सा सही हुआ भाई? ये फर्स्ट वाला सही हुआ, डेल्टा MA प्लस डेल्टा MB इक्वल टू डेल्टा MC माइनस डेल्टा E/c²। अगर हम इसको इधर उधर करेंगे तो ये फर्स्ट वाला आंसर होता है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और कई बच्चों ने इसको M रख के कर दिया है तो उनका गलत हो गया है, वो नहीं रख सकते। वो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है, जो न्यूक्लियस बनने से पहले जो मास था और न्यूक्लियस बनने के जो मास है उनका डिफरेंस, जो मास लॉस हो जाता है न्यूक्लियस बनने के समय में, वो दिया हुआ है इसमें, मास डिफेक्ट दिया हुआ है। तो दैट्स वाई हमें बाइंडिंग एनर्जी से अप्रोच करना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला इसमें यूजफुल नहीं है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो पहले तो ये कोई न्यूक्लियस है, मान लीजिए X है, और इसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, और इससे मैंने काफ़ी कुछ निकाल दिया, 3 अल्फा निकाल दिया और 2 पॉजिट्रॉन निकाल दिए, तो -3 अल्फा और -2 बीटा प्लस 0, ये पॉजिट्रॉन निकला है। और अब ये Y बन गया, और सपोज इसका मास नंबर A डैश है और एटॉमिक नंबर Z डैश है। अब मुझे निकालना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स इन द फाइनल न्यूक्लियस। तो फाइनल न्यूक्लियस Y है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं। फाइनल न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे Z डैश और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A डैश माइनस Z डैश। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब A डैश कितना होगा? तो A डैश विल बी A। अब देखो, जब ये अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास नंबर में 4 की कमी हो जाती है, A माइनस 4 इंटू 3। और बीटा पार्टिकल में ये पॉजिटिव बीटा है चाहे नेगेटिव बीटा निकले तो भी मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो A डैश इज इक्वल टू A माइनस 12। अब Z डैश निकालते हैं तो दैट इज Z। और जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है, तो -2 इंटू 3। और जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो मास नंबर एटॉमिक नंबर में 1 की कमी होती है, तो -2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा Z माइनस 8। अब यहां वैल्यू रख देते हैं, A माइनस 12 माइनस Z माइनस 8 अपॉन Z माइनस 8। तो ये A माइनस Z माइनस 4 आया, ये -8 प्लस हो गया है, और अपॉन Z माइनस 8। तो आंसर सेकंड हो गया, नहीं आंसर थर्ड हो गया है, A माइनस Z माइनस 4 अपॉन Z माइनस 8। बहुत ही ध्यान से करने लायक सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दबाजी में गलत हो जाता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों भाई भाई हैं, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल कहलाते हैं। दोनों के मास सेम होते हैं, चार्जेस बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट के। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है माइनस बीटा पार्टिकल तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, इसको निकलने में 1 रिड्यूस हो जाता है। तो ज़्यादातर बच्चों ने
इसको इलेक्ट्रॉन समझ के कर दिया होगा, इसलिए गड़बड़ हुई होगी मेरे ख्याल से, और बाकी तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। चलिए, ये है बढ़िया क्वेश्चन। A particle is moving along a circular path with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड है। What is the magnitude in change in velocity of the particle when it moves through an angle of 60 degree around the center of the circle? तो इसको करने के बहुत सारे अप्रोच हैं। सपोज दिस इज सर्किल और पार्टिकल पहले यहाँ पे था, लेट मी मेक द पार्टिकल बाय दैट, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसे मान लिया परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और ये दिया हुआ है 10, इट इज 10। नाउ ये 60 डिग्री घूम गया है, तो अब कहाँ है? अब यहाँ पर है, और इसकी रेडियस ये है और वेलोसिटी इसकी ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम इस वेक्टर को बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा, और स्पीड्स बराबर है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से रटा रटाया क्वेश्चन है। चेंज इन वेलोसिटी व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, तो ये पढ़ाया जाता है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, जबकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो तो 2 इंटू वी इंटू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 10, और हियर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 60, तो 60 बाई 2। आई एम वेरी सॉरी, ये ऐड करने पे है, यहाँ पे साइन डेल्टा थीटा बाई 2। अगर माइनस कर रहे हैं तो साइन रहता है, अगर इनका एडिशन करना होता है तब कॉस होता है। तो साइन ऑफ 60 बाई 2, तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30, तो 2 इंटू 10 और साइन 30 इज 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच यही है, और इसमें बहुत ध्यान से आप तैयार कर लीजिएगा। दे कैन फाइंड डायरेक्शन आल्सो, चेंज इन वेलोसिटी की, एवरेज एक्सेलेरेशन भी पूछ सकते हैं, तो ये सब आपको तैयार होने चाहिए। सबके फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। इसको आईजे के मान के भी कुछ लोग कर लेते हैं, वो भी किया जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नियॉन न्यूक्लियस आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स। तो ये मेरे पास नियॉन है और इसका मास नंबर 22 है, और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नियॉन का हाउ मच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन? 10 होता है। दिस इज 10। अब इससे 2 अल्फा निकले हैं, तो 22 माइनस 1 के निकलने पे मास नंबर 4 कम होता है, 8, और 10 माइनस 2, 10 माइनस 4 सॉरी 4, ये 2 कम होता है। तो ये क्या बना? ये अब इसको n नहीं लिख सकते हम लोग, सपोज इट इज y, सपोज इट इज y, तो y और ये हो गया 4
4 और ये 6। अब इसको क्या माने, नाइट्रोजन माने कि कार्बन माने? तो हमेशा याद रखना, एलिमेंट की पहचान केमिस्ट्री का पॉइंट है, फिर भी फिजिक्स में बताना चल रहा है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एलिमेंट की पहचान उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये कार्बन माना जाएगा, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। हम लोग पढ़ते हैं C612, नाइट्रोजन पढ़ते हैं N147। तो कई बच्चे कह रहे थे सर मास नंबर तो नाइट्रोजन के बराबर है और एटॉमिक नंबर कार्बन के बराबर है। तो मास नंबर से पहचान नहीं होती है एलिमेंट की। एलिमेंट की आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सिंस दिस इज 6, इसलिए ये कार्बन है, लेकिन मास नंबर 14 है, उसका क्या होगा? हाँ, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। C13 भी पाया जाता है, C14 भी पाया जाता है, C15 भी पाया जाता है। आइसोटोप तो आप लोग जानते ही होंगे। और बेसिकली एक एक एलिमेंट के कई आइसोटोप्स होते हैं। जैसे गोल्ड के 32 आइसोटोप हैं, यूरेनियम के 72 आइसोटोप्स हैं। सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना तो मालूम होना चाहिए कि पहचान एटॉमिक नंबर से है। A क्रॉस B इक्वल टू C, तो अगर ये A है और ये B है तो डेफिनेटली A क्रॉस B और इक्वल टू C ये हो जाएगा। तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा गया है। C इज परपेंडिकुलर टू A, राइट? हाँ, इससे 90 होगा, सही है। ये भी सही है, C इज परपेंडिकुलर टू B। इनका जो प्लेन होगा A प्लस B इसी प्लेन में होगा तो उससे भी 90 होगा, ये भी सही। ये गलत है। A क्रॉस B और C तो एक ही वेक्टर हैं, ये दोनों पैरेलल माने जाएंगे, परपेंडिकुलर थोड़ी माने जाएंगे। और ये जो एक्चुअली A क्रॉस B है ना, ये परपेंडिकुलर टू A और B के किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू MA प्लस NB, वेयर M and N आर सम नंबर्स। और ये सब इसी के केस हैं। अगर हम N0 ले लें, M1 ले लें तो A आ जाएगा, M0 ले लें, N1 ले लें तो ये B आ जाएगा, दोनों 1 1 ले लें तो A प्लस B आ जाएगा। M और N की कोई भी वैल्यू ले सकते हो। 3A प्लस 4B उसके भी परपेंडिकुलर होगा, 7A माइनस 4B उसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो इसको ऐसे जनरल बना दिया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर A प्लस B में ही रहते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया पूरा। और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये कम लोगों ने गलत किया है। ये छोड़ा ज़्यादा लोगों ने होगा, गलत कम लोगों ने किया होगा। और ये स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है, तो पहले Vx निकाल लो डिफरेंशिएट करके। ये x है तो dx बाई dt इज Vx, तो दैट इज A ओमेगा साइन ओमेगा t, और माइनस आ जाएगा क्योंकि cos है। और Vy निकाल लो, दैट इज A ओमेगा cos ओमेगा t, और Vz निकाल लो dz बाई dt से, ये A ओमेगा, और स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। अब थोड़ी सी मैथ्स यहाँ रख दीजिए, वैल्यू अंडर रूट A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा t और प्लस A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैंने कुछ स्टेप खा लिए हैं तो उसको कंपनसेट कर देते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और वी जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जब इन तीनों को जोड़ा है तो इन दोनों में मैंने ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 होती चली आई है 9th क्लास से, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और अगेन वो भी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो ये 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। तो आंसर इज थर्ड। थोड़ा कैलकुलेशन था और कई लोगों की आदत होती है कि XYZ आया IJK आया तो थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, गलत कर देते हैं। फिर भी जितने लोगों ने किया है काफ़ी कम लोगों ने गलत किया है, और अब गलत मत करना, बहुत सिंपल है। एक्सेलेरेशन भी पूछ सकते थे हम लोग, इसको एक्सेलेरेशन भी पूछ सकते थे, तब आंसर सिर्फ ए ओमेगा आएगा। द एंगल मेड बाय द वेक्टर I प्लस जे विद एक्स एक्सिस, तो इसको दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है। पहला तो है कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ I अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, तो दिस इज 1 and this is 1 square plus 1 square 1/√2, तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये सीधे सीधे ऐसे किया जा सकता है। एक और तरीका है, वो अपना डॉट प्रोडक्ट वाला है कि ये वेक्टर है I प्लस जे सपोज, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी यूनिट वेक्टर ले लो I, कोई वेक्टर ले लो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लो, तो I प्लस जे डॉट I इज इक्वल टू मॉड ऑफ I प्लस जे √2, मॉड ऑफ I इज 1 इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, तो यह जाएगा 1, I डॉट I इज 1, I डॉट जे इज 0, और √2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगेन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। इससे भी कर सकते हैं, ये एक जनरल वे है, लेकिन जब स्पेसिफिक मुझे मालूम है, डायरेक्शन कोसाइन सबको बताई जाती है, तो इससे और जल्दी हो जाएगा। अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलॉन्ग 7 एंगल निकालना है तो यू कैन यूज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। If MA, MB and MN and masses of, इसका न्यूक्लियस का मास m है और ये इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास है, तो हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जब बनती है तो मेरे पास इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं A में, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z। रुको मैं अपना पेन जरा वाइट कर लूँ, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे A माइनस जेड। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जेड प्रोटॉन है और A माइनस जेड न्यूट्रॉन है, तो जेड प्रोटॉनों का मास कितना होगा, जेड MP, और A माइनस जेड न्यूट्रॉनों का मास होगा ये Mn। ये थ्योरेटिकल मास है और ये अलग अलग थे। इन लोगों ने सोचा कि चलो एक साथ न्यूक्लियस में रहा जाए, आराम से रहेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो जब न्यूक्लियस में आए तो इनका मास कम हो गया। हमेशा ऐसे ही होता है। अब क्यों होता है ये तो डेप्थ में पढ़ने से पता चलेगा। एक्चुअली वो जब न्यूक्लियस के अंदर आते हैं तो न्यूक्लियस फोर्स लगने लगते हैं,
और न्यूक्लियस फोर्स अट्रैक्शन के होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, तो कहाँ से रिलीज होगा, और कोई एनर्जी तो थी ही नहीं, तो मास के रूप में ये एनर्जी निकल जाती है और वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो ये वाला जो थ्योरेटिकल मास है ये ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का मास कम होता है। जब न्यूक्लियस बनता है तो उसका मास कम हो जाता है, तो इसलिए m इज लेस देन ये होगा। और ज़रा ठीक ठाक मिला दीजिए, प्रोटॉन के साथ Z होना चाहिए। और खैर यहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बराबर तो हो ही नहीं सकता है और ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, तो कम ही होगा। तो फर्स्ट आंसर नो डाउटली एक नज़र में सही पता चल जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जानकारी से रिलेटेड था, बाइंडिंग एनर्जी पर बेस था। और मुझे ताज्जुब है कि 798 लोगों ने इसको गलत किया है, तो इसका मतलब है कि नॉट सीरियसली थ्योरी को नहीं कंसीडर किया जा रहा है। और थैंक यू वहाँ पे भी लिख के आ गया, आपको भी थैंक यू। नेक्स्ट टेस्ट के लिए आपको काफ़ी शुभकामनाएं। और बेटा अब समय पास आ रहा है नीट का, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक नहीं ज्वाइन करी है। न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ सीक्रेट्स। नंबर 1 रेगुलर होती है। नंबर 2 रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। बहुत सारी और मेरे यहाँ कानपुर में कोचिंग्स हैं, ना तो टेस्ट होता है और टेस्ट होता भी है तो रिजल्ट महीनों बाद। तो यहाँ रेगुलर टेस्ट होता है, जल्दी रिजल्ट आता है, रैंक लिस्ट बनती है, प्राइस बनता है, ये तो अलग है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उसको फॉलो करते हैं। पहले आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाता है यूट्यूब पे, यू कैन रिमूव योर डाउट्स। और फिर जो और डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए फिर ये सुविधा है। इसके अलावा जूम पे भी बच्चे पूछ लेते हैं, वो भी सुविधा है। और इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल नीट के पैरेलल है, ना स्टैंडर्ड इसका उससे ज़्यादा है ना कम है। और लास्ट ईयर का तो रिजल्ट आप लोग देख ही चुके थे, कितनी पैरेलल थी हमारी टेस्ट सीरीज़। हम लोगों ने वीडियो में बनवा के मिलवा दिए थे सब कि यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया। बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं उनका तो कहना है कि क्या आपको पेपर आउट था, तो नहीं भाई, आउट नहीं था। सोच समझ के कायदे से पेपर सेट करते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये जो बिल्कुल एकदम उसी लेवल की है, तो इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। और जो अच्छे बच्चे होते हैं टेस्ट सीरीज़ के, उनको एज ए स्कॉलरशिप, एज ए गिफ्ट हम लोग यहाँ अगर वो आ जाते हैं सेंटर पे तो उनकी प्रॉब्लम्स और डाउट भी सॉल्व कर देते हैं। तो आप हर तरीके से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहने वाले हो। अभी दिवाली के बाद शायद क्या लगभग श्योर ही समझो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो अगर नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट ज्वाइन कर लो, और शायद दिवाली में कुछ सर डिस्काउंट भी दें तो वो भी ले लेना, तो जल्दी ले लेना। तो बच्चों, आप लोगों को अगले टेस्ट के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पूछते रहिए, समझते रहिए। और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट ज़रूर हमारे नाम का करिएगा कि आप बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।